हमें नेक्स्ट टॉपिक था हमारा अपभ्रंश के भेदों से, है ना। अपभ्रंश के भेद, ठीक है। अपभ्रंश के भेद हमें सिर्फ यहाँ पे ये चीज़ देखना है कि हिंदी जो भाषा बन रही है वह भाषा कैसे कैसे निकल के आ रही है। और यहाँ पे ये क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है, क्वेश्चन क्या था हमारे पास कि हिंदी के जो उपभाषाएं हैं वह 5 उपभाषाएं और 18 बोलियों के बारे में यहाँ पे है। कई बार क्वेश्चन हमारे पास सीधे सीधे यहीं से आता है अपभ्रंश से, किस अपभ्रंश के भेद से बिलोंग करती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कई बार, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला सेक्शन है हमारे लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज हमें देखना है। तो सबसे पहला देखिए, सबसे पहला भेद है हमारे पास सौरसैनी। सौरसैनी, ये क्या है? अपभ्रंश का पहला भेद है। अपभ्रंश के भेद के बाद सौरसैनी की उपभाषाएं हैं जो हमारे लिए हिंदी में इंपॉर्टेंट हो रही हैं, ठीक है। तो सौरसैनी का जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वही लेकर चलेंगे हम, ठीक है। सबसे पहला जो हमारा है यहाँ पे राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, और सबसे पहला हमारे लिए इंपॉर्टेंट यही है कि पश्चिमी हिंदी। अब पश्चिमी हिंदी के अंदर हमारे पास 5 बोलियां आती हैं। अब देखिए, सौरसैनी का पहला हमारे पास यही चीज है, जो सौरसैनी किस चीज में है, 5 उपभाषाएं देना है और उस 18 बोलियों के बारे में समझना है। तो सबसे पहली जो उपभाषा है हमारे लिए वो कौन सी है? पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के अंदर हमें कई भाषाओं के बारे में सीखना है, ठीक है। तो देखिए, पश्चिमी हिंदी के अंदर हमें सबसे पहले आपने सुना होगा यहाँ पे बुंदेली के बारे में, ठीक है, ब्रज के बारे में। ब्रज के बाद हमारे पास हरियाणवी, जिसे हम बांगरू के नाम से भी जानते हैं। कई बार क्वेश्चन हमारे पास यही पूछा जाता है कि हरियाणवी को और किस नाम से भी जाना जाता है, तो हरियाणवी हमें बांगरू के नाम से जानी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास खड़ी बोली, जिसे हम कौरवी के नाम से भी जानते हैं। कौरवी यानी खड़ी बोली, इसी को हम अभी जो प्रोनाउंसिएट कर रहे हैं, यानी यही जो बोली है यही हिंदी भाषा है, ठीक है। हमारे यहाँ पे खड़ी बोली के बाद जो हम प्रयोग करते हैं यहाँ पे कन्नौजी, यानी उत्तरी क्षेत्र जो कि कन्नौजी का है, ठीक है, ये चीज। तो यहाँ पे सबसे पहला जो हमारी पास उपभाषा हो रही है वो कौन सी उपभाषा हो रही है? सौरसैनी का उपभाषा नंबर पहला है, जिसे पश्चिमी हिंदी के नाम से जान रहे हैं, बुंदेली, ब्रज, हरियाणवी, खड़ी बोली और कन्नौजी, ठीक है। दूसरा हमारा इसी में उपभाषा है, सौरसैनी का ही दूसरा भेद है हमारे पास, और राजस्थानी। सौरसैनी का ही दूसरा भेद है हमारे पास राजस्थानी, यानी दूसरी उपभाषा हमारे पास सौरसैनी से राजस्थानी है। राजस्थानी के अंदर जो भाषाएं बनती हैं, आप लोगों ने सुना होगा, जो भाषाएं होती हैं वो कौन सी? मालवी, मारवाड़ी, मेवाती और जयपुरी। तो यहाँ पे हमें 5 उपभाषाएं, यहाँ पे हमें एक उपभाषा यानी पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी यानी दूसरी उपभाषा। तो सौरसैनी से निकलने वाली 2 उपभाषाएं हो गई, एक पश्चिमी हिंदी हो गई और एक राजस्थानी, और उनसे निकलने वाली बोलियां हो गई। जैसा कि मैंने आपको इससे पहले पूर्व समझा चुका हूं कि भाषा, भाषा के बाद उपभाषा, उपभाषा के बाद बोली और बोली के बाद मातृभाषा का क्रम होता है। इसी तरह यहाँ पे हम उपभाषाओं के बारे में भी सीख रहे हैं कि पहला उपभाषा कौन सा था भाई? पश्चिमी हिंदी, और दूसरी उपभाषा कौन सी थी? राजस्थानी। पश्चिमी
पश्चिमी हिंदी के अंदर बुंदेली, ब्रज, हरियाणवी, खड़ी बोली और कन्नौजी, ये 5 क्या है बोलियां आ रही हैं। और राजस्थानी के अंदर 4 बोलियां आ रही, यानी मालवी, मारवाड़ी, मेवाती और जयपुरी। तो ये किसके भेद हो गए? सौर सैनी के। अक्सर क्वेश्चन यही पूछा जाता है हमारे पास कि हिंदी जो उपभाषा है या फिर जो हमारी भाषा है हिंदी, उस भाषा का सौर सैनी के किस भाग से उद्गम हुआ है? तो किस भाग से? पश्चिमी हिंदी से। या फिर यही डायरेक्ट पूछ लेता है कि जो खड़ी बोली है वो हमारी अपभ्रंश की किस भेद से बिलोंग करती है? तो सौर सैनी से। ठीक है, चलिए दूसरा हमारे पास जो सेशन है यहाँ पे, दूसरा है मागधी। भाई पहला भेद हमारे पास था सौर सैनी का, जिसमें ये चीज था। दूसरा भेद है हमारे पास मागधी का। ठीक है, तो ये किसके भेद हो रहे हैं? अपभ्रंश के। पहला भेद था हमारे पास सौर सैनी, जिससे 2 निकल के आए थे, एक पश्चिमी हिंदी और एक राजस्थानी। ठीक है, दूसरा है मागधी। मागधी से कौन सी निकल के आती है? बिहारी हिंदी। ठीक है, तो अब देखिए बिहारी में जो बिहारी हिंदी निकल के आ रही है, यानी जो बिहारी है हमारे पास, वो क्या हो जाएगा? उपभेद हो जाएगा, है ना, उपभाषा हो जाएगा। तो यहाँ पे उपभाषा हो गई, यानी तीसरी उपभाषा है हमारे पास बिहारी। सबसे पहला बिहारी में आप लोग जानते होंगे, बहुत ही फेमस है भोजपुरी। फिर आप जानते होंगे मैथिली, और फिर आप जानते होंगे मगही। ये 3 बोलियां यहां से उद्गम हो रही हैं। ठीक है, यानी बिहारी हिंदी से 3 बोलियों का उद्गम हो रहा है, और बिहारी हिंदी हमारे पास तीसरी उपभाषा है। ठीक है, चौथी हमारे मतलब तीसरा सेक्शन है किसका? अपभ्रंश का, अर्धमागधी वाला। अर्धमागधी। अर्धमागधी में देखिए, अर्धमागधी में क्या क्या चीजें हैं हमारे पास? देखिए अर्धमागधी में यहाँ पे निकलने वाली जो थी वह हमारे पास पूर्वी हिंदी। भाई चौथी उपभाषा है ये हमारे पास। ठीक है, हमें 5 उपभाषाओं के बारे में सीखना था, और चौथी उपभाषा है हमारे पास अर्धमागधी से। 3 भेदों के बारे में हमने अभी सीखा है, किसके? अपभ्रंश के। पहला है सौर सैनी, दूसरा है मागधी, तीसरा है अर्धमागधी, और यहाँ पे चौथा हमारे पास क्या हो गया? उपभाषा। ये तीसरी उपभाषा हो गई। पहली उपभाषा थी हमारे पास पश्चिमी हिंदी, और दूसरी उपभाषा थी हमारे पास राजस्थानी। ठीक है, तीसरा बिहारी हिंदी, और चौथी है पूर्वी हिंदी। अब पूर्वी हिंदी में हमें 3 बोलियों के बारे में सेक्शन सीखना है। सबसे पहला कौन सा होता है? अवधी। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे 3 इसमें बोलियाँ, 3 इसमें, टोटल हो गई 6। सबसे पहले में हमने 5 देखी, 6 5 11 और 4 यहाँ पे 16। ठीक है, तो 15 वहाँ पे हमने 15 के बारे में सीख लिया। अब देखिए हमारे पास एक यहाँ पे चौथा भेद बनेगा किसका? अपभ्रंश का, जिसे हम बोलेंगे खस। ठीक है, और इस खस में हमारे पास जो उपभाषा आएगी वो पे हम पहाड़ी हिंदी, यानी उपभाषा हमारी 5वीं उपभाषा थी पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी में हमने ये देखा है नेपाली, कुमाऊनी और गढ़वाली। ये 3 हमारे पास क्या हो गया? बोलियां हो गई। सबसे पहला कौन सा हो गया? नेपाली हो गया, कुमाऊनी हो गया और गढ़वाली हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास अपभ्रंश के जो हमने 4 भेद सीखे हैं, उन 4 भेदों में सबसे पहला हमारे पास था कौन सा? पश्चिमी हिंदी का। दूसरा हमारे पास था राजस्थानी हिंदी का। पश्चिमी हिंदी में जो पश्चिमी हिंदी थी हमारे पास, जो पश्चिमी हिंदी है हमारी, उस पश्चिमी हिंदी में हमने कितनी उपभाषाओं के बारे में सीखा था? 5 बोलियों के बारे में जाना। और दूसरा कौन सा था हमारे पास? राजस्थानी। राजस्थानी में हमने कितना सीखा? 4। तो 5 और 4। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा मागधी में। तो मागधी में हमने बिहारी उपभाषा के बारे में जाना है, और बिहारी में कितना हमने सीखा? 3 के बारे में सीखा। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा अर्धमागधी। अर्धमागधी में जिसमें क्या हमने बोला था? पूर्वी हिंदी के बारे में। और पूर्वी हिंदी के बारे में हमने क्या जाना है?
कि पूर्वी हिंदी में कितनी उपभाषाएं हो रही हैं हमारे पास? पूर्वी हिंदी में हमारे पास 3 उपभाषाएं बन रही हैं, यानी बोलियां बन रही हैं, ठीक है। उपभाषा तो ये है हमारे पास सेशन, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अपन खस के बारे में, जिसमें अंदर चलेंगे हम पहाड़ी हिंदी, और पहाड़ी हिंदी में हमने 3 के बारे में सीखा, जिसमें नेपाली, कुमाऊनी और गढ़वाली के बारे में जाना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ से हमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि हिंदी में कितनी उपभाषाएं हैं? तो 5 उपभाषाएं और 18 बोलियों के बारे में बताया गया है। तो ये जो उपभाषाएं और 18 बोलियां हैं उनको ही हमें जानना था और यहीं से ही क्वेश्चन बनते थे। तो सबसे पहला हमारे पास कई बार क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि जो खड़ी बोली है उसे और किस नाम से जानते हैं? तो खड़ी बोली को और किस नाम से जानते हैं भाई? अभी हमने जस्ट लिखा था कौरवी नाम से भी जाना जाता है। कई बार क्वेश्चन यही हमारे लिए सीधे सीधे पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये था कि जो पश्चिमी हिंदी है वह किस अपभ्रंश के भेद से बिलोंग करती है? तो पहला ही हमारा है सौरसैनी से, जो कि सबसे बड़ा है, ठीक है, जिसमें 5 बोलियां बताई गई हैं, जिसके अंदर ही खड़ी बोली आ रही है। और यही खड़ी बोली हमारे पास आज की डेट में हिंदी भाषा है, जिसका हम अभी प्रयोग कर रहे हैं, वही हमारी क्या है? एक खड़ी बोली है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? हिंदी भाषा के बारे में जानते हैं, हिंदी के भाषा से जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ये चीज़ सीख ली, भेद भी सीख लिए और उपभाषा भी सीख लिया। अब हमें हिंदी के संवैधानिक तौर पे कैसा प्रयोग करना है, या हिंदी में संविधान यानी कौन कौन से अनुच्छेद, कौन कौन से आर्टिकल हैं जो हिंदी को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इनके बारे में जानते हैं अपन। चलिए देखते हैं हिंदी को संवैधानिक तौर पे। आप लोग सभी को ही जानते हैं यहाँ पे भाई, यदि कोई चीज़ भाषा बन रही है तो वह भाषा क्या कहलाएगी? संविधान तौर पे ही हमें पहले लागू करना पड़ेगा, फिर मान्यता मिली होगी, तभी हम उस चीज़ को भाषा बोल रहे होंगे, है ना। तो देखिए, चलिए जो संवैधानिक तौर पे है, हमें कुछ आर्टिकल सीख लेते हैं, उन आर्टिकल से ही क्वेश्चन बनते हैं। तो डायरेक्ट अपन उन्हीं को पढ़ते हैं, ठीक है। आर्टिकल 120, आर्टिकल 210, आर्टिकल 343, आर्टिकल 348, आर्टिकल 351। इन 5 आर्टिकल ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी तो इंपॉर्टेंट नहीं है, पर भाषाओं से रिलेटेड यानी हिंदी भाषा के लिए हमें इन 5 से ही क्वेश्चन बनता है। मोस्टली टाइम हमारे पास यहीं से क्वेश्चन आते हैं, तो हम इसी को डायरेक्ट सीखते हैं। तो सबसे पहला जो आर्टिकल है वह आर्टिकल 120 क्या कहता है? 120 आर्टिकल सुनिए, हमारे पास 2 सदन होते हैं, एक कौन सा उच्च सदन होता है और एक कौन सा निम्न सदन होता है, ठीक है। यहाँ पे अपन पॉलिटी में नहीं चलेंगे, सीधे बस आप ये समझ लीजिए कि एक लोकसभा और एक राज्यसभा, और इसी तरह हमारे पास किसमें? विधान सभाओं में भी एक विधान सभा होती है और एक विधान परिषद होती है। तो बस यही चीज़ सीखना है। तो यहाँ पे आर्टिकल जो 120 है वह किसके लिए है? केंद्र के लिए है। और जो आर्टिकल 210 है वह किसके लिए है? राज्यों के लिए। बस इतना आप लोग जाने, बाकी दोनों का कर्तव्य एक ही होना है, ठीक है। तो आर्टिकल 120 यह कहता है कि यदि केंद्र अध्यक्ष, अब चाहे वो लोकसभा में हो और चाहे वो राज्यसभा में हो, ठीक है, यदि केंद्र अध्यक्ष वहाँ पे कोई बंदा यदि वक्तव्य दे रहा है तो वह वक्तव्य अपनी मातृभाषा में दे सकता है। ये कौन कहेगा भाई? आर्टिकल 120 ऐसा कहता है कि हम अपनी मातृभाषा में अध्यक्ष के समक्ष अपने प्रस्ताव को रख सकते हैं। यह बताया गया है आर्टिकल 120 में। जैसे आप लोग एक एग्जाम्पल के द्वारा समझिए कि यदि कोई व्यक्ति कन्नड़ व्यक्ति है और वह कहाँ पहुँच गया? लोकसभा में पहुँच गया, और हमें व्यक्तियों के द्वारा जो बोले गए हैं या जो रखे गए वक्तव्य हैं उन्हें वहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो यदि एक्सप्लेन करना है तो वो क्या करेगा भाई? उसे तो सिर्फ कन्नड़ आ रही है और वहाँ पे इंग्लिश या फिर हिंदी वाला सेशन चल रहा है, तो हमें वहाँ पे हम अपने वचनों को या फिर अपने जो दिए गए पदबंध हैं उन सभी को कैसे एक्सप्लेन कर पाएंगे? तो वहाँ का जो केंद्र अध्यक्ष है वह उसे आदेश दे सकता है आर्टिकल 120 के तहत कि आप अपनी मातृभाषा में वक्तव्य दे सकते हैं। तो ये किसका हो गया भाई? आर्टिकल 120। राज्यों में भी यही कार्य है कि अध्यक्ष वहाँ का चाहे तो वहाँ पे जो व्यक्ति आए हुए हैं उन व्यक्तियों को अपनी मातृभाषा में वक्तव्य देने की अनुमति दे सकता है आर्टिकल 210 के तहत, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, कि किस आर्टिकल के तहत राज्यों में
अध्यक्ष चाहे तो उनको मातृभाषा में वक्तव्य देने के लिए अनुमति दे सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, अब आपको तो ये बहुत ही फेमस पता है कि 343 जो आर्टिकल है वह आर्टिकल किसके लिए? हिंदी के लिए। ठीक है, तो आपको ये पता है कि 14 सितंबर 1949 14 सितंबर 1949, इसीलिए हम हिंदी दिवस के रूप में 14 सितंबर को ही मान्यता प्राप्त है। ठीक है, जो कि जेबी खेड़ समिति, जेबी खेड़ अध्यक्ष है यहाँ पे, जेबी खेड़ किस समिति के अध्यक्ष थे? यहाँ पे एक भाषा, यानी कि भाषा क्या बने, भाषा का कौन सी लिपियां होंगी, इन सभी के बारे में। तो यहाँ पे जेबी खेड़ उसके अध्यक्ष थे। कई बार क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि किनकी अध्यक्षता में यह 14 सितंबर 1949 को यह निर्णय लिया गया कि आर्टिकल 343 हिंदी भाषा जो होगी वह कैसी होगी? राजभाषा होगी। ठीक है, यहाँ पे क्या चीज़ बोल रहा हूँ, ये चीज़ याद रखिएगा, राजभाषा यानी किंग ऑफ लैंग्वेज, पर यहाँ राष्ट्रीय भाषा के बारे में जिक्र नहीं किया है। ठीक है, 343 में सिर्फ यही बतलाया गया है कि 14 सितंबर 1949 को जेबी खेड़ अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने यह मान्यता मिल गई कि जो हिंदी भाषा होगी वह कैसी होगी? राजभाषा होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अपन, जो 348 है वह हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताता है। ठीक है, वह क्या बतलाता है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो लिखित तौर पे विधिक कानून होंगे वह कैसे होंगे? इंग्लिश के होंगे, पर कब तक रहेंगे? जब तक यह जब तक 15 वर्षों, कब तक? 15 वर्षों तक, 15 वर्षों तक हिंदी का प्रयोग, जब पूरी जनता यहाँ पे भाषा हिंदी को राष्ट्रीय मान लेगी तब यह कैसा हो जाएगा? यहाँ पे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की यह राष्ट्रीय लैंग्वेज हो जाएगी और वहाँ पे विधिक कानून किस में होने लगेंगे? हिंदी में भी होने लगेंगे। अभी यहाँ पे जो भी कानून हो रहे हैं वह किसके हो रहे हैं? इंग्लिश के हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 351 में हिंदी भाषा के विकास क्रम के बारे में बताया गया है। यहाँ पे हिंदी भाषा का विकास क्रम कैसे? यहाँ पे आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर सकते हैं कि हिंदी भाषा को एक राजकीय भाषा का दर्जा प्राप्त हो या राष्ट्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हो, या यहाँ पे आप कोई सभाएं कर सकते हैं, लोगों को कोई संस्था बना सकते हैं कि हिंदी भाषा के विकास के लिए। तो यहाँ पे विकास क्रम के बारे में बताया गया है। 351 में हिंदी भाषा का विकास, 348 में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बारे में जिक्र किया गया है हिंदी के लिए। ठीक है, 343 में यहाँ पे 14 सितंबर 1949 को राजभाषा यानी जेबी खेड़ के द्वारा बताई गई थी। 210 राज्यों के लिए है और 120 केंद्र के लिए है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो नया टॉपिक था 8वां, वह लिपि के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो लिपि और भाषा में क्या अंतर होता है हम उसको भी समझ लेते हैं। ठीक है, लिपि और भाषा, आपको ये पता है कि जो लिपियां होती हैं उन्हें हम सिर्फ लिख सकते हैं, है ना, उन्हें हम सिर्फ लिख सकते हैं, पर भाषा को हम लिख सकते हैं, बोल सकते हैं और दर्शा सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं जिसे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना हो सकता है, लिखना, बोलना और प्रदर्शित करना। अब जैसे ये चीज़, जैसे लिखना, अभी जो मैं आपको लिख रहा हूँ, मैंने अभी आपको बोला कि ला लिखिए या पा लिखिए, तो वो एक बोलना हो गया, यानी वो भी एक भाषा हो गया। प्रदर्शित करना का मतलब क्या है? प्रदर्शित करना का मतलब ये होता है कि जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हड़प्पा सभ्यता में जो सभ्यताएं चल रही थी वह सभ्यताएं कैसी थी भाई? वहाँ पे गुम्बदनुमा या फिर नर्तकी की मूर्ति मिलना, तो इसका मतलब हम समझ जाते हैं कि वहाँ पे डांस वगैरह चलता था, ये सब चीज़ें, तो वो प्रदर्शित करना हो सकता है। ठीक है, तो भाषा लिखना, बोलना और प्रदर्शित करना तीनों में हो सकती है, पर लिपि सिर्फ क्या हो सकती है? लिखित तौर पे ही होती है। ठीक है, तो हमारे जो हिंदी भाषा की लिपि है वह कौन सी है? देवनागरी लिपि है। बस आपको इतना ही जानना है कि देवनागरी लिपि के द्वारा ही आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो देवनागरी, जो देवनागरी है वह किसकी लिपि हो गई? हिंदी भाषा की, जिसमें जिक्र किए गए हैं वर्ण वगैरह और
व्यंजन वगैरह, ठीक है। तो वहाँ पे ये सब चीज़ बताए गए हैं। देखिए हिंदी के इतिहास में हमने कुछ चीज़ों के जान लिया, अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं, पूरा का पूरा सेशन आपका रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहला हमने ये देखा हिंदी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हो रही थी, अरबी और फारसी से, ठीक है। दूसरा हमने सेशन देखा था कि यहाँ पे जो भाषा बन रही है वह भाषा, विभाषा, उपभाषा और बोलियां और मातृभाषा के बारे में क्या चीज़ जाना हमने, ठीक है। तो बोली क्या चीज़ हो सकती है, मातृभाषा क्या चीज़ हो सकती है और विभाषा क्या चीज़ हो सकती है, इनके बारे में सीखा। तीसरा हमने देखा कि भाई भाषा का एक विकास क्रम था, विकास क्रम कौन कौन सा था भाई, पहले संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अवहट्ट, इनके बारे में सीखा है, ठीक है। नेक्स्ट हमने जाना है यहाँ पे कि जो अपभ्रंश आ रही है वह अपभ्रंश के भेद कौन कौन से हैं, यानी 5 उपभाषाएं और 18 बोलियों के बारे में हमने सीखा है। फिर संवैधानिक तौर पे सीखा है कि संविधान क्या कह रहा है, और संवैधानिक के बाद हमने लिपियों के बारे में सीखा कि हिंदी में किस लिपि का प्रयोग किया गया है। चलिए ठीक, थैंक यू।